वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का जो सेमेस्टर की बुक है इसका पार्ट 3 करेंगे। इसके अंदर हम क्या बताएंगे? इसके अंदर हम वो बताएंगे जो पहले और दूसरे भाग में जितने भी हमने वीडियो में समझाया है, उस वीडियो के आधार पर जितने भी मुश्किल वाले थे, टर्म्स थी, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनकी थ्योरी लिखेंगे, उनकी परिभाषा लिखेंगे, साथ में उसके आगे के भागों को हम करने का अभ्यास करेंगे। तो हमारा टाइम कम खर्च हो, इसलिए मैंने पहले ही कुछ कुछ लिख के रख लिया है। देखो, पहले नंबर पे क्या आता है दोस्तों? पहले नंबर पे हमारा आता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश के सामान्य निवासी द्वारा देश के अंदर और देश के बाहर जितने भी हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, इनकम को प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो देश के बाहर का मतलब क्या है? शेष बेस से, जो मैंने समझाया था आपको, बस वीडियो देखनी है और उसके बाद डेफिनेशन करोगे तो आपको क्लियर तुरंत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद इसमें आता है सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासी क्या होते हैं? तो सामान्य निवासी की बात करें तो सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो विदेश में 1 साल या उससे अधिक रहता है तथा उसका आर्थिक हित भी उसी देश में जुड़ा होना चाहिए। तो बात करें इसके डेफिनेशन, उससे पहले मैं बता दूँ आपको राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जब भी हम निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? NNP FC निकालना पड़ता है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि पक्का क्लियर हो जाएगा। बात करें सामान्य निवासी की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी देश का सामान्य निवासी उस व्यक्ति को माना जाता है या उस संस्था को माना जाता है जिसका क्या होता है? आर्थिक हित उसी देश में जुड़ा होता है जहाँ पर वह रहता है, उसी देश की आर्थिक सीमा में होता है, और कम से कम वो उस वहाँ पर क्या हो, 1 वर्ष से अधिक रहता हो, या कम से कम 1 वर्ष रहना चाहिए। अब इसमें किन लोगों को छूट मिलती है? तो बात करें इनमें छूट मिलने को, तो इनमें कुल मिलाकर के आपको उनको छूट मिलती है जो 1 वर्ष से कम रहता है, तथा जितने भी पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं उनको साथ में, जो मरीज जाते हैं इलाज कराने के लिए, उसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय और सामान्य निवासी। अब इसके आगे के हम टॉपिक को पढ़ेंगे, जो क्या है, इसके आगे आएगा आपका। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घिसावट या मूल्यह्रास। ये होता क्या है? ऐसी कोई भी मशीन या ऐसा कोई भी वस्तु जिसकी लाइफ क्या होती है, जिसकी ज़िंदगी क्या होती है, कई सालों तक होती है, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल। जैसे कि आपने मशीन मान लिया, टीवी मान लिया, जो क्या करते हैं, उत्पादन में आपको हेल्प करते हैं। तो उनके मूल्य में हमेशा क्या होते रहते हैं? कमी होती है। जैसे मान लो आपने आज टीवी ली, तो क्या वो 5 साल बाद भी उतनी की रहेगी? कम की होगी। तो जितने जो मूल्य कम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घिसावट कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका जो परिभाषा है, जो इसकी परिभाषा है वो मैं लिख देता हूँ। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है? सामान्य टूट फूट के कारण। सामान्य टूट फूट का मतलब जब हम उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें सामान्य टूट फूट होती रहती है। और या फिर क्या होता है? प्रत्याशित अप्रचलित, मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है? उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, उसका यूज़ कम होगा, यानी क्या होगा? मार्केट से वो अपने आप ही क्या होता रहेगा? हटते रहेगा। तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम होने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं? हिसाबत कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके अनेक नाम होते हैं जिसको हम आगे की क्लास में बताएंगे। इसके बाद आपका आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है आपका? इसके बाद अगला टॉपिक है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये होता क्या है? ये एक कर होता है जिसको निकाला जाता है। इसको निकालने का तरीका क्या है, ये लिख देता हूँ मैं, बहुत ही आसान है ये। तो आपको करना क्या पड़ता है? देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट मतलब N हो गया, इनडायरेक्ट मतलब I हो गया, टैक्स मतलब T। तो लिखोगे कैसे इसे आप? इसका फॉर्मूला है, देखो, इसको बोलेंगे NIT। NIT का मतलब अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो अप्रत्यक्ष कर को क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और आर्थिक सहायता को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स मतलब IT, सब्सिडी मतलब S। ये इसका शॉर्टकट लिखने का तरीका है। आपको ऐसे याद कर लोगे तो इसको बहुत जल्दी होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आप याद कर सकते हो, समझ जाओ तो भी ठीक ही है। हम बात कर रहे थे बच्चों आर्थिक सहायता की। तो आर्थिक सहायता क्या है? आर्थिक सहायता एक अमाउंट होता है, एक राशि होती है। कौन देता है? सरकार देती है। और किस लिए देती है? ताकि किसान क्या कर सके? किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ा सके। जैसे कि अब मान लो किसानों को क्या होता है? बिजली, पानी, ये सब क्या होता है? सस्ते दाम पे मिलते हैं, सस्ते रेट पे मिलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक सहायता कहते हैं। इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं।
गाइस बात करें इसके बाद तो क्या आता है, अप्रत्यक्ष कर आता है, जो क्या होता है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये होता क्या है, ये ऐसे कर होते हैं जो क्या कहते हैं सरकार द्वारा वस्तु या सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है, जिससे उनकी इनकम बढ़ती है और फिर उन्हीं पैसों को वो सरकारी कार्यों में लगाते हैं। और करों का भार यानी कि ये पैसे किससे लिए जाते हैं, ये पैसे उनसे लिए जाते हैं जो इनका क्या करता है, प्रयोग करता है, अन्य व्यक्तियों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जो मतलब इन सेवाओं का प्रयोग करता है। जैसे कि मान लो बिक्री कर, तो बिक्री कर आप सामान लेने गए तो आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको उस पर देखो तो लिखा रहेगा इतना टैक्स है। फिर इसके बाद बात करें सीमा शुल्क, अब एक देश की सीमा को पार करके जाओगे, एक राज्य की सीमा को पार करोगे तो भी आपको देना पड़ता है सीमा शुल्क। टोल टैक्स के भी नाम से सब जानते हैं इसे। उत्पादन शुल्क, अगर आप कुछ उत्पादन कर रहे हो तो उसका भी शुल्क देना पड़ता है। मनोरंजन कर, मनोरंजन कर का मतलब है आप सिनेमा हॉल में गए, आपने वहाँ पे टिकट ली, टिकट मान लो 150 रुपये की है, बट उसको टैक्स लग के लगभग वो 200 रुपये तक का हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया। बच्चों अब हम बात करेंगे उन टर्म्स की, उन पदों की जिसका प्रयोग इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल था, जिसका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं उन सब पहले पदों को क्या शॉर्टकट है उनके, किस तरीके से लिखा जाता है उसको एक्सप्लेन करके लिख देना। उसके बाद जब चैप्टर में इसको पढ़ोगे तो आपको चैप्टर में बहुत ही कम कन्फ्यूजन होगी, बहुत ही कम दिक्कत होगी, बहुत कम समस्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय जैसी जब भी आपको मिलेगा तो आपको राष्ट्रीय आय की जगह क्या लेना पड़ेगा, NNP और FC लेना पड़ेगा। अब मैं इन सबका मतलब बताता हूँ होता क्या है। देखो जैसे NNP लिखा है, क्या लिखा है, NNP, तो याद करना जैसा भी जो भी क्वेश्चन आएगा, जो पहले नंबर का N होगा ना, यानी किस नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे है, और ये क्या है, तीसरे नंबर पे, और ये क्या है, चौथे नंबर पे कह सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, NDP MP भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले वाले N की, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ NNP की, तो NNP FC की बात कर रहा हूँ। तो पहले वाला जो है ना हमारे पास 1, तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर 1 पे N है, इसका मतलब है आपका नेट। क्या मतलब है, नेट। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, शुद्ध। चलो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ हिंदी में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, या आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है बच्चों, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले नंबर पे जो था N था, मैं सिर्फ इस नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। अगर इसका मतलब है तो पहले का मतलब क्या होगा, N का मतलब क्या होगा, नेट। देखो नंबर 2 पे क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो इस वाले नंबर 2 N का मतलब क्या होगा, इस वाले नंबर का मतलब होगा हमेशा नेशनल। नेशनल, और नेशनल का मतलब हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय। ठीक है बच्चों, अब देखो नंबर 3 पे क्या आ रहा है आपके पास नंबर 3 पे आ रहा है P। तो P का मतलब तो आप कहीं भी पढ़ोगे इसमें नॉर्मली P का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, उत्पाद होगा। उत्पाद कह सकते हो या फिर कह सकते हो आप क्या, उत्पादन भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद आपके पास आएगा नंबर 4 पे ही FC। FC का मतलब क्या है, FC का मतलब है आपके पास, इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं साधन लागत। देखो समझो ध्यान से हमने क्या करा है, राष्ट्रीय को हम क्या बोलेंगे, NPFC बोलते हैं, NNPFC। इसमें पहले वाला N, दूसरे वाला N, तीसरे पे P, चौथे पे FC। तो पहले जब भी N अगर मिलेगा आपको कभी भी, कैसा भी क्वेश्चन हो इस राष्ट्रीय आएगा, पहले नंबर वाला N क्या होगा, हमेशा नेट होगा। दूसरे नंबर पे अगर कोई N आ रहा है तो उसे हम नेशनल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम राष्ट्रीय बोलेंगे।
तीसरे नंबर पे अगर कुछ आ रहा है वो पी ही आता है नॉर्मली, तो क्या आएगा, वो प्रोडक्ट आएगा। इसका फिक्स है, तीसरे नंबर पे पी आता है। ठीक है बच्चों, इसको हम उत्पाद बोलते हैं। चौथे नंबर पे क्या आता है, एफ सी। एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो इतना तो आप समझ चुके हो। तो मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो आपके पास है जी डी पी। क्या है, जी डी पी एम पी। इस बार एम एफ सी की जगह मैंने एम पी लिया। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ ताकि आपके पास क्या हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ये पहले नंबर पे आ रहा है जी, फिर दूसरे नंबर पे डी आ रहा है, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और ये चौथे पे क्या है, एम पी। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो। पहले का जी का मतलब क्या है, जी को मैं बोलूँगा हिंदी इंग्लिश में ग्रोस। क्या बोलूँगा, ग्रोस। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सकल। ठीक है बच्चों। नंबर टू पे क्या आ रहा है, डी। यहाँ पे अगर एन आएगा तो आप क्या बोलोगे, दूसरे नंबर वाला। अभी आपने देखना है पीछे वाली वीडियो, नेशनल बोलोगे। तो डी मतलब क्या है यहाँ पे, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हम क्या बोलेंगे, घरेलू। और थर्ड नंबर पे क्या है, तो पी। तो पी का मतलब तो आप समझ ही चुके हो क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उत्पाद बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, उत्पादन। तीन चीज़ें समझ में आ गई। देखो तीसरे नंबर पे पी आएगा, इसकी वैल्यू फिक्स है हमेशा। पी मतलब प्रोडक्ट होगा। पहले नंबर पे एन भी आ सकता है और जी भी आ सकता है। तो एन आएगा तो नेट बोलूँगा, जी आएगा तो ग्रोस बोलेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है, पी भी एन आ सकता है या फिर डी आ सकता है। एन आएगा तो दूसरे नंबर वाला होगा आपका नेशनल, और दूसरे नंबर पे अगर डी आएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसे डोमेस्टिक। देखो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, तो उसको ध्यान से करना है और आपको कॉपी में उतारना है, उसको कई बार पढ़ना है, कई बार करके देखना है। और चौथे नंबर पे क्या है आपका, एम पी। एम पी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे बाजार कीमत। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फ्रेंड्स इतना आपको पढ़ के आना है। और इसके बाद का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं अगली वीडियो में उसको बताऊंगा आपको, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।